हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको राजस्थान के आर्ट और कल्चर के बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यानी अभी फिलहाल में जितने भी राजस्थान में एग्जाम हुए हैं, उन सब के अंदर जो जो क्वेश्चन इसमें से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं ना, उन सबको मैं आपको करवा रही हूँ। यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे पूरा देखना और आप बताना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ये आया हुआ है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में मैंने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। आज का हमारा स्टार्ट होगा 21 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। क्लियर? फर्स्ट लाइन आती है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल मालवा के पठार का विस्तार है? यानी ऐसा कौन सा भौगोलिक अचल है जो कि मालवा के पठार का स्थान है? तो कौन सा विस्तार हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? वो होगा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसी को ही मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यानी इसी को ही हाड़ौती का पठार कहा जाता है। तो मालवा के पठार को क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? और किस किस जिले से आता है? बारां, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों के अंदर से ये आता है। और कौन से हिस्से में आता है? दक्षिण पूर्वी पठार के हिस्से में ये आता है। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 22, यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? यानी आप सभी को पता होगा कि शीत ऋतु के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्या होता है मुख्य कारण? वो होता है रेतीला धरातल होने के कारण। इसकी वजह से राजस्थान में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। और कब पड़ती है? नवंबर से लेकर फरवरी माह के बीच में ये ठंड पड़ती है। इसका मतलब जो जनवरी आता है वो सबसे ज्यादा कोहरे वाला मंथ आता है। क्लियर? यहाँ पे गर्मी भी उतनी ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी उतनी ज्यादा पड़ती है। क्लियर? यानी आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि किसी भी नदी वाली जो होती है ना, शहर और सिटी कुछ भी हो जाए, गाँव हो, वहां पे ठंड भी ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो नदी का पानी होता है वो ना आसानी से गर्म होता है और ना आसानी से ठंडा होता है। यानी ठंडा करने के लिए भी टाइम लगता है। ठंडा हो गया तो उसमें सर्दी पड़ेगी और गर्मी की वजह से वो गर्म रहता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी। यानी उनका मौसम उनके एटमॉस्फेयर के ऊपर रिकॉर्ड करता है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? यानी इतना नॉर्मल क्वेश्चन भी राजस्थान के वेटनरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा किसको दिया गया है और कब दिया गया। यानी दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, किसको दिया और कब दिया। तो किसको दिया है? गोडावण को दिया गया है राजस्थान राज्य पक्षी का मतलब कि माना गया है। और कब दिया गया था? 21 मई 1981 के अंदर इनको ये दिया गया था। यानी किस मई 1981 के अंदर राज्य पक्षी के तौर पे इनको घोषित किया गया था। और इसका किस प्रकार की आकृति होती है? यह शुतुरमुर्ग के जैसा दिखता है और उड़ने में सबसे भारी पक्षियों में से इनकी गिनती होती है। यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 24। अब ये किस टाइप से आता है? राजस्थान राज्य के डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? यानी राजस्थान डेयरी विकास हेतु राजस्थान शहरी डेयरी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स? 1977 में। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1977 के अंदर राजस्थान डेयरी संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? क्योंकि कभी बार मुख्यालय भी पूछ लेता है, तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर इसका मुख्यालय हो जाएगा। फिर राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए एक एजेंसी को खोला गया था, जिसका इसका ये नाम दे दी गया। और इसका मकसद क्या था? क्योंकि कई बार मकसद पूछ लेते हैं। तो पशुपालन और कृषि समुदाय को आर्थिक विकास में हेल्प करना और उसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए इस संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। ये किस प्रकार से आता है? नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान, यानी नागौर जिले के अंदर स्थान है गोटन स्थान, वो किस उद्योग के लिए फेमस है? यानी नागौर जिले का एक स्थान है गोटन। ये कोई मतलब गोटन एक जगह का नाम है। वहां पे ऐसी कौन सी चीज बनती है कि वो इतना फेमस हो गया है? किसकी वजह से है वो होता है सफेद सीमेंट। सीमेंट नहीं, सफेद सीमेंट के लिए नागौर फेमस है। और कौन सी जगह हो जाएगी? गोटन जगह होती है। क्लियर? समझ में आ गई? अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। ये किस प्रकार का होता है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल सबसे अधिक ऊंचा है?
तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल है जो सबसे ऊंचा है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आप बताइए, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा अरावली पर्वत। यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा भौगोलिक क्षेत्र है अगर कोई है, तो वो हो जाएगा अरावली क्षेत्र। ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। मतलब कि और कहाँ पर है ये सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू के अंदर स्थित है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है गुरु शिखर की चोटी। क्लियर? यानी जो अरावली पर्वतमाला है, ये सबसे पुरानी वर्षित पर्वतमाला में से एक है। क्लियर? और ये राजस्थान के 13 जिलों से होकर गुजरती है। क्लियर? कई बार पूछ लेते हैं जिले में कौन कौन से जिले से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। यानी टॉपिक एक पढ़ो लेकिन उसके बारे में सारी चीजें पढ़ना आपका काम हो, क्योंकि एक टॉपिक में से किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। क्लियर? अब आता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? इसका पूछा है राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी का मुख्यालय किस जगह है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। यानी राजस्थान की ज्यादातर मुख्यालय की बात की जाए तो जयपुर के अंदर ही होते हैं, क्योंकि राजस्थान की कंट्री जयपुर ही है। क्लियर? लेकिन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जयपुर के अंदर किया गया और कब किया गया था। 1956 के अंदर इसको मतलब माना गया था। 1956 के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। क्लियर? इसमें क्या होता है, इसका अवसर क्या होता है? बजट मूल्य को प्रकृत आवास में भोजन प्रदान कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। यानी जो पर्यटक के लिए आते हैं ना, उनकी जो मतलब जो जगह होती हैं उनको आकर्षक बनाना, ताकि दूर दूर से लोग हमारे राजस्थान को देखने के लिए आए। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। ये किस प्रकार से आता है? निम्नलिखित में से किस नदी पर जो जल होता है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है? यानी कौन कौन सी ऐसी नदी है जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी बनास नदी। क्लियर? यानी इन ऑप्शन में से बनास नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और बनास के साथ साथ कौन कौन सी हो जाएंगी? फर्स्ट हो जाएगी गंगा, फिर आएगी ब्रह्मपुत्र, फिर आएगी महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पन्ना, हुगली, यमुना, बैराक। यानी इन सभी नदियों का जल किसमें गिरता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरता है, जो कि एक बहुत बड़ी चौड़ी नदी के रूप में, मतलब बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा उसके वर्ग किलोमीटर के मतलब कि 2,71,72,000 वर्ग किलोमीटर के मतलब एरिया के अंदर ये फैली हुई है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा? राजस्थान राज्य का जो शासन सचिवालय इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान का शासन सचिवालय की स्थापना किस डेट को की गई थी? क्योंकि कई बार डेट के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1949 के दिन राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया था? जयपुर के अंदर भगवान दास रोड के ऊपर ये स्थित है। यानी जो है ना सचिवालय कहाँ पर है? जयपुर के भगवान दास रोड के ऊपर ये स्थित है। और इसकी स्थापना के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। उस समय 22 रियासतों के प्रशासनिक व्यवस्था को शामिल किए करने के ऊपर इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट होता है, बीच वालों के बारे में नहीं पूछते। तो फर्स्ट कौन थे? राधा कृष्ण थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 13 अप्रैल 1949 में उन्होंने इस पद को संभाला था। और जन्म नहीं, कब संभाला था ये बता रही हूँ। 13 अप्रैल 1949 इस पद को संभाला था। और 2 मई 1950 के तक वो उन्होंने इस पद के ऊपर कार्य किया था। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस प्रकार से आता है? इस वर्ष राजस्थान के राज्य महिला आयोग की स्थापना की थी। यानी आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की थी? 15 मई 1999 के तहत इसको लागू किया गया था। इसको महिला आयोग स्थापना आयोग को किसके द्वारा किया था? RSCW राजस्थान के अधिनियम के तहत इसको किया गया था। 15 मई 1999 एक वैधानिक रूप से इसको स्थापित मतलब कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। यानी ऐसी कौन सी जो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले थे? यानी ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहाँ के ऊपर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे? इस बारे में ना आपसे हवन कुंड भी आ सकता है। यानी हवन कुंड अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो मिले थे कालीबंगा सभ्यता से, जो कहाँ है? राजस्थान लोथल गुजरात के अंदर वो पाई गई थी। क्लियर?
यानी अग्निकुंडों के कतार में अनावश्यक धार्मिक कार्य करने की मतलब वहाँ पे दिखाई गए थे, जिससे लोगों ने अनुमान लगाया था, वैज्ञानिकों ने, कि यहाँ पर हवन कुंड या फिर अग्निकुंड के अवशेष यहाँ पर मिले गए थे। क्लियर? बड़े-बड़े स्नान घर मिले मिले थे। ठीक है? यानी जो जो कालीबंगा जो सभ्यता है, वहाँ पर ये सब जो है अवशेष वहाँ पे प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कम से कम 100 टाइम आया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है राजस्थान के लोक नायक का नाम किसे जाना जाता है? यानी ऐसा कौन है जिसको राजस्थान के लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन हो जाएँगे? वो हो जाएँगे जय नारायण व्यास। राजस्थान के जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोक नायक भी कहा जाता है। इसके साथ ही वो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी रहा था, यानी ये इसके बारे में स्पेशल है कि राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री रहे थे। इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जोधपुर में जन्म हुआ था और जोधपुर के ये रहने वाले थे। क्लियर? और फिलहाल में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के भी अध्यक्ष बने थे, यानी इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ये वही जयनारायण व्यास थे जिन्होंने मतलब कि एक क्रांतिकारी के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इन्होंने काफी कार्य किया था और इनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। यानी ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि आपको एक टॉपिक के बारे में सारे फैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। ये किस प्रकार से आता है? जुती हुई खेती के साक्ष्य किस जगह मिले थे? यानी जो जुती हुई खेती के साक्ष्य किस सभ्यता पर मिले थे? तो वो कहाँ मिले थे? कालीबंगा के ऊपर ही जुती हुई जो मतलब खेती के साक्ष्य मिले थे और ये कहाँ पर थी? सरस्वती नदी के ऊपर ही, मतलब उनके उनके तट के ऊपर ये स्थित है और वहाँ के बारे में एक स्पेशल बात और की गई है। वहाँ पर तांबे की काली चूड़ियाँ मिली थी, जिसकी वजह से इसे कालीबंगा सभ्यता का नाम दिया गया था। यानी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसे कालीबंगा क्यों कहा गया था। और यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे टीले मिले थे जो कि जुते हुए खेती के अवशेष मिले थे। इससे इस बात का पता चला था कि जो वह उस टाइम के जो लोग थे वो कृषि के बारे में जानते थे, यानी वो कृषि का अपना व्यवसाय के रूप में यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 34। ये किस प्रकार से आता है? मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ राज्य में क्या पद मिला था? यानी मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में कौन सा पद दिया गया था? तो कौन सा दिया गया था? हकीम का। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को हकीम का पद से सुशोभित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। ये किस प्रकार से आता है? राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? यानी राव जोधा ने तो की थी, लेकिन किस वर्ष की थी? आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष की थी, क्योंकि आपको राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनकी स्थापना के बारे में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी ऐसा टॉपिक कभी भी पूछ लेते हैं तो इनके बारे में कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आज आया जोधपुर, तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल बताती हूँ कि जोधपुर की स्थापना 1459 के अंदर हुई थी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके वंश कौन था? राठौड़ वंश के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कौन सी पदवी थी? जोधपुर रियासत के संस्थापक राठौड़ वर्ग के 15वें मुखिया थे, यानी उनके गोत्र के ये 15वें मुखिया थे। कौन थे? राव जोधम। जो था सिंहासन उस पर चढ़ने में 1427 के ऊपर इन्होंने सिंहासन के ऊपर ले लिया था। और कौन से किले का निर्माण करवाया गया था? तो मेहरानगढ़ किले का इन्होंने निर्माण किया था। क्लियर हो गया? यानी इसके बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात होती है जो मैंने आपको बता दी। कौन से वंश के थे, कौन सा मतलब कि मुखिया थे, किस वंश से बिलोंग करते थे, सिंहासन पे कब चढ़े, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? यानी जो जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी जो आप सभी ने देखा होगा ना, जो हवा महल है वो किस प्रकार का दिखाई देता है आपको? मतलब एक जैसे छोटी-छोटी खिड़कियाँ हैं, बालकनियाँ, मतलब कि एक छोटे से जैसे कि एक मतलब छत्ते की तरह नज़र आता है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ऐसा कौन-सा महल है, तो जो छत्ते की तरह नज़र आता है, तो कौन-सा हो जाएगा? हवा महल। किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप ने इसका निर्माण करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कब करवाया था? 1799 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था, जो कि ये ऐसा अनोखा महल है जिसमें काफ़ी छोटी-छोटी मतलब कि खिड़कियाँ और बालकनियाँ हैं, जिसकी वजह से इसे एक छत्ते की आकृति के रूप में भी माना गया है। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। ये किस प्रकार से आता है? हुंजा नामक घोड़ा किसका था? यानी काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो मतलब कि राजस्थान की जो आन-बान शान है, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, उमेद सिंह, मान सिंह, मालदेव, इनके घोड़े का नाम भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो हुंजा नामक घोड़ा किसका था? यानी कौन किसका था हुंजा नामक घोड़ा? किसका था? महाराव राजा उमेद सिंह का। क्लियर? यानी सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे वो? बूंदी के थे राव उमेद सिंह, जिनके घोड़े का नाम हुंजा था। और इसको कहाँ से मंगवाया गया था? तो इसको इराक राज्य से, मतलब एक जो इराक देश है ना, वहाँ से इसको मंगवाया गया था। और मतलब इनके ऊपर इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था, और इन्होंने इस घोड़े के साथ मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े थे, काफ़ी युद्ध इन्होंने लड़े थे। और इनकी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? कोटा के एक बुलबुल चबूतरे के ऊपर इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। किसकी? हुंजा नाम के घोड़े की। इसके साथ ही जैसे कि महाराणा प्रताप है, उनके घोड़े का नाम क्या हो जाएगा? चेतक। ये कई बार पूछा गया है, मतलब सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ये किस प्रकार आएगा? नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? यानी जो नाथ द्वारा है, इसका मूल नाम क्या होगा? बताइए। नाथ द्वारा का पुराना नाम के रूप में क्या जाना जाता है? यानी नाथ द्वारा का क्या हो जाएगा? हिंद। क्लियर? माना जाता है कि श्रीनाथ जी गिरिराज गोवर्धन से निकलकर नाथ द्वारा के अंदर आए थे। यानी जो जो श्रीनाथ जी थे ना, वो गोवर्धन से निकलकर नाथ द्वारा में आए थे, तब उन्होंने इसका नाम बदल कर नाथ द्वारा कर दिया गया था। क्लियर हो गया? जो कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा मतलब शहर है। कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे के ऊपर। यानी नाथ द्वारा यानी श्रीनाथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर ही श्रीनाथ जी की जो है हवेलियां वो बनाई गई है, जो कि एक बहुत ही मतलब लोकप्रिय रूप में इसको श्रीनाथ जी का घर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के लिए। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। ये किस प्रकार से आता है? समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित किया गया था? यानी एक समाचार पत्र है मजहरुल सरूर, समाचार पत्र है, इसको कब से प्रकाशित किया गया था? तो 1849 में इसको मतलब कि भरतपुर से इसको प्रकाशित किया गया था। क्लियर? यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी वहाँ के जो कौन थे राजपूताना थे ना, जिन्होंने इसको उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर इसको प्रकाशित किया था, जो कि आजकल इसकी कोई भी कॉपी उपलब्ध नहीं है। ये आपको देखने में भी नहीं मिलेगा। ये उस टाइम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जाना-माना अखबार था, यानी समाचार पत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक बहुत इसमें ना, इस टॉपिक से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसे कि 1857 के विद्रोह में कोटा से नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा से किसने किया था? मेहरम खां और लाला जयदयाल ने। क्लियर? यानी मेहरम खां और लाला जयदयाल ने इसका नेतृत्व किया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैरम खां कोटा के थे रिसलदार थे और करौली के रहने वाले थे, जबकि लाला जयदयाल का जन्म भरतपुर के कामा में हुआ था, और वो कोटा के महारोद के हाड़ौती एजेंसी के वकील थे। यानी इतने बड़े बड़े लोगों ने ये जो क्रांति हुई थी इसके अंदर शामिल हुए थे। क्लियर? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर इस विद्रोह को किया गया था। क्लियर? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन हर टाइप से बनते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किस प्रकार जाता है? गैरासिया जनजाति का गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? यानी जो गरासिया जनजाति होती है, उसके जो गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? मुखी, पटेल, लवदी, कोतवाल। तो गरासिया जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है उसको कहते हैं पटेल। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसे पटेल के नाम से जाना जाता है। यानी वहाँ की जो पंचायत होती है ना, उसकी में से पटेल या फिर आ जाता है। और पटेल को ही सहलोत या फिर पालवी के नाम से जाना जाता है। यानी मुखिया को पटेल, पालवी, सहलोत के नाम से जाना जाता है। और पंचायत द्वारा ये आर्थिक और सहायक दोनों तरह से मतलब कि दंड गिर में पटेल ही देते हैं। यानी जो मुखिया होता है ना, कोई भी कुछ काम कर लेता है तो पंचायत द्वारा उसको मतलब कि दंड दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। केसरिया जी का मेला कहाँ लगता है? जो केसरिया जी का मेला है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर लगता है? तो बताइए आप।
तो वो लगता है दुर्लेव में। कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंदर है दुर्लेव, यहाँ पर केसरिया जी का मेला लगता है, जो कि एक तीर्थ यात्रा के मतलब एक तीर्थ स्थल के रूप में नामित किया गया है, यहाँ पे दुर्लेव में, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट आएगा 43। मुसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? यानी जो मुसी महारानी की छतरी है वो राजस्थान के किस जिले में है? इसके बारे में आपको पता होगा कि ये कहाँ है। ये अलवर के शहर, मतलब कि राजस्थान के अलवर शहर के अंदर ये स्थित है। क्लियर? यानी ये एक ऐतिहासिक स्मारक है जहाँ पे अरावली पर्वतमाला मतलब किले के ऊपर इसको बनाया गया है, जो कि एक मतलब कि मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में नामित किया गया है। क्लियर? और किसने बनवाया था? महाराजा बख्तावर सिंह ने उनकी रानी मुसी की याद में इस महल को बनवाया गया था। ये जो मुसी रानी थी ना, उनकी वाइफ का नाम था बख्तावर सिंह की, मुसी की याद में, जो कि 2 मंजिला इमारत है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 44। किस रम्मत के कलाकार को महात्मा गांधी ने स्वतंत्र बावनी पुस्तक की भेंट की थी? बताइए, किस रम्मत के ऊपर इन्होंने की थी? कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की जो पुस्तक होती है ना, किसको की थी, यानी किसको दी गई थी? कौन थे वो? वो थे तेज कवि जैसलमेरी, जिनको महात्मा गांधी ने स्वतंत्र बावनी की पुस्तक को भेंट के स्वरूप दिया था। और किसने दिया था? एक जो कि श्री कृष्ण जो कंपनी होती है ना, उसके नाम पर अखाड़ा शुरू किया गया था, जिसके अंदर एक बावनी थी स्वतंत्र बावनी, जो कि पुस्तक लिखी गई थी, उनको गिफ्ट के स्वरूप में भेंट की थी। कब की थी? 1943 के अंदर। कई बार डेट भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। ये किस प्रकार से आता है? तेहरा ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? यानी राजस्थान का स्पेशल नाच में आपको जाना पता है ना, स्पेशल लोक नृत्य होता है तेहरा ताली, जो कि इसको करने का तरीका भी सबसे अलग होता है, जो कि किस जो होता है देवता जिसका यशोगान होता है, तो कौन सी जगह? श्री रामदेव जी का होता है। समझ में आ गई? चलो, ये तो ऑप्शन आपको दिख गया। और इसको स्पेशल करने का तरीका क्या होता है इसके अंदर? ये ऐसा होता है, ये समझ लीजिए, जो बैठ कर किया जाता है। इसमें 9 मंजीरे दाहिने पैर के ऊपर, 2 मंजीरे कोहनी के ऊपर, और 2 मंजीरे हाथों में पहने जाते हैं। यानी 9 तो पैर के ऊपर पहने जाएंगे, दाहिने पैर के ऊपर, और 2 हाथ की कोहनी पर, 2 हाथों पर। यानी इस तरह से मतलब कि नृत्य किया जाता है, जिसके मतलब कि एक अलग ही दिखाया गया है। यानी मुंह में तलवार लेकर कटा दबाकर ऐसे नृत्य किया जाता है कि मतलब कि इसका प्रदर्शन ही बहुत मतलब कि एकदम अलग ही होता है। क्लियर? और के काम कब किया जाता है? जो कि हिंगलाज माता के प्रतीक के रूप में इसको किया जाता है। क्लियर? और कौन-कौन करते हैं? मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कामड़ जातियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। जो तेरह ताली नृत्य है ना, ये कामड़ जाति के जो लोग होते हैं ना, वो इसको करते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? निमाड़ी और जो रागड़ी है वो किस बोली की उपबोलियां हैं? तो किसकी हो जाएंगी? मालवी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मालवी की उपबोलियां हैं निमाड़ी और रागड़ी। निमाड़ी क्या होती है? जो कि मध्य प्रदेश निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है, जिसमें बड़वानी, खंडवा, बड़वा, खरगोन, बुरहानपुर, बेडिया, संवादन, धार, हरदा, यानी ऐसी कुछ बोलियां होती है जो समझ मतलब कि समझ में तो नहीं आती, पर इन ये सब बोलियों के प्रकार होते हैं। क्लियर? अब रागड़ी में कौन सी आती है? मालवी मारवाड़ का मिश्रण होता है। नहीं, मालवी और मारवाड़ का मिश्रण होता है, जो कि हरियाणा के कुछ प्रभाव, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के मूल निवासी जिसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? यानी मालवी भारत के अलावा अन्य क्षेत्र में भी बोली जाती है, इंडो आर्यन भाषा है। क्लियर? यानी मालवी में कौन आती है? उज्जैनी, रजवाड़ी, उठमाड़ी, सिंधवाड़ी, ये सब लैंग्वेज होते हैं ना, जो कि मालवी भाषा के अंदर ही आती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? यानी यहाँ पे दिए गए हैं आभूषण, आपको पता होगा कि आभूषण तो महिलाओं को कितने प्रिय होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आभूषण है जो महिला के द्वारा नहीं पहना जाता है। रखड़ी भी पहनती है, मेमद भी पहनती है, और क्या बोलते हैं, कंडोरा भी पहनती है, लेकिन मोरखा महिलाएं नहीं पहनती है। मोरखा फ्रेंड्स ऊंट के मतलब कि ना, ऊंट को पहनाने वाला एक आभूषण होता है, जो कि ऊंट के गले में झालरिया नामक आभूषण होता है, जिसको मोरखा कहा जाता है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। ग्रीसियन ने किस बोली पर भारत के भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? यानी किस बोली को भारत की भीलों की संज्ञा दी थी? तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? हो जाएगी वांगड़ी। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वांगड़ी बोली को भारत में भील जनजाति द्वारा इसको बोला जाता है।
जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज के रूप में इसको माना जाता है। इसकी मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्र में जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, यानी ऐसा वाद्य यंत्र जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो कौन से बोलते हैं जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सांच और नागड़ा, जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया अब सांच क्या होता है? ये एक लंबबद्ध मतलब कि पीतल काष्ठ धातु से बना हुआ होता है, जो कि बजने में टुकड़ा टुकड़ा दिखाई देते हैं। नगाड़ा क्या होता है? नगाड़ा तो आप सबको पता होगा, नहीं तो ढोल के वो पीटना होता है, मतलब ढोल पे से बजाना होता है। वो नगाड़ा जैसे कि कच्ची घोड़ी, ऐसे गैरनाथ नृत्य, यानी ऐसे काफी होते हैं ना जो होते हैं स्पेशल नृत्य होते हैं, उन सब के अंदर इनको अलग तरीके से बजाया जाता है। क्लियर हो गया? यानी कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कलाकार घोड़ी की आकृति में बने हुए लकड़ी के ढांचे पर डांस करते हैं। आपने देखा होगा, काफी बार टीवी में देखा होगा कि गले में लग घोड़ा का कुछ पहनकर लकड़ी की आकृति में वो डांस करते हैं। इस नृत्य को नृत्यक की घोड़े का भी पोशाक पहना लेते हैं, मतलब जैसे नकली वो लड़ाई लड़ते दिखाते हैं कि मतलब ऐसा नृत्य होता है, जैसे कि ढोल बांसुरी धुन के ऊपर इसको किया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 50। ये किस प्रकार से हो जाएगा? लोक नाटक चोर बात किस शहर में संबंधित है? यानी ऐसा लोक नाटक चोर बात जो कि किस शहर के अंदर स्थित है? तो किसमें हो जाएगा लोक नाटक चोर बात? वो हो जाएगा राजस्थान के टोंक शहर के अंदर ये जुड़ा हुआ है। यानी जो चोर बात शहर है उसके अंदर टोंक से ये जुड़ा हुआ है। क्लियर? लोक नाटक चोर बात जो कि 400 साल पुरानी एक पारंपरिक प्रदर्शन कला होती है, जो कि चोर बात शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। इसका मतलब होता है चार श्लोक कविता। चार बहुत मतलब यानी एक प्रदर्शन कला के रूप में से जो कलाकार से समूह मिला के इसको किया जाता है, जो कि चार बहुत की परंपरा टोक्स के नवाबों ने स्टार्ट की थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा 51 क्वेश्चन। ये किस प्रकार से होता है? किस दुर्ग को अबुल फजल के बख्तर दुर्ग के नाम से जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको बख्तरबंद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर का दुर्ग। क्लियर? रणथंभौर के दुर्ग को अबुल फजल के बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। यह दुर्ग सवाई माधोपुर के पास स्थित है। क्लियर हो गया? यानी ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? यानी इस दुर्ग के लिए एक कहावत भी फेमस है, अन्य सभी दुर्ग नंगे और यह दुर्ग बख्तरबंद है। क्लियर हो गया? यानी इस कहावत के द्वारा इसका नाम पड़ा था कि बाकी सभी दुर्ग जो नंगे हैं और ये जो कि ये दुर्ग है ये बख्तरबंद है, यानी चारों तरफ इसके हरियाली छाई हुई है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 52। जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले मतलब किस ऐसे दुर्ग के लिए फेमस है? ये एक लाइन है, जीन सूरी ज्ञान भंडार। तो ये किस दुर्ग के लिए बोली जाती है? तो ये बोलते हैं जैसलमेर के दुर्ग के लिए बोलते हैं। यानी जो जो जैसलमेर का ये दुर्ग है ना, इसको ज्ञान के भंडार के रूप में भी माना जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 53। ये किस प्रकार से आता है? जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? यानी जैसलमेर शहर को अन्य किसी लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? एक सेकेंड। क्लियर? जैसे कि जो जैसलमेर शहर है उसका लोकप्रिय नाम कौन सा हो जाएगा? आप सभी को पता होगा कि जो जैसलमेर होता है इसको गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आ जाएगा, सुनहरा नगर, गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में है, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल टच होता है, बिल्कुल सीमा मतलब लगती है। क्लियर? यानी जैसे मेरे को ये कहा गया है, ये पीले बल जो होता है बलुआ पत्थर, उसकी इमारतों के कारण ये ऐसा खास चमकता है। क्लियर? और जैसलमेर का शाब्दिक अर्थ होता है जैसल की पहाड़ियों का किला। लेकिन काफी बार पूछा गया है कि जैसल की पहाड़ियों का किला किसको बोलते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और जैसलमेर एक ऐसा किला होता है जो कि भारत पाकिस्तान सीमा को मजबूत बनाने वाला एक शहर है। क्लियर हो गया? यानी जैसलमेर के अंदर काफी सुंदर हवेलियां हैं, जैन मंदिर है, इतना खूबसूरत होता है। और जैसलमेर में काफी घूमने की जगह होती है, जैसे कि जैसलमेर का किला, सैंड हैंडलूम, बड़ा बाग, डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसकी वजह से जो जैसलमेर है वो और भी स्पेशल हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। ये किस प्रकार से होता है? चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर बेसिन का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है?
यानी चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिए, स्थानीय भाषा पूछा गया है, यानी स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो गिरवा के नाम से इसको जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं, जो कि उदयपुर शहर के चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ होने की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। क्लियर? यानी इसकी वजह से इसके जो आकृति होती है ना, वो तस्तरी नुमा होती है। यानी काफी बार पूछा गया है कि तस्तरीनुमा आकृति कैसी होती है, इसलिए मैं आपको उसके जो जितने फैक्ट एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं ना, वो सब भी बता रही हूँ। और झीलों की नगरी कौन है? उदयपुर है। उदयपुर के पहले मेरवा में जो मतलब मेवाड़ नाम से जाना जाते हैं, नहीं, मेवाड़ नाम पहले उदयपुर को ही जाना जाता था। और राजस्थान में जयपुर मतलब उदयपुर एक मुख्य पर्यटन स्थल है, यानी जो मतलब पूरे राजस्थान के अंदर उदयपुर सबसे स्पेशल है। क्लियर हो गया? जो कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। और उदयपुर के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, मेवाड़ी भाषा भी बोली जाती है। ये इसके बारे में स्पेशल मतलब कि फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 55। ये किससे होता है? राजस्थान का कौन सा हड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है? यानी हड़ौती के पठार के अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब मैं आपको नाम बताती हूँ। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये सब आते हैं हड़ौती के पठार के अंदर। अब बताइए कौन सा नाम है जो नहीं आया? कोटा भी आ गया, कट हो गया। बूंदी भी आ गया, वो भी कट हो गया। बारा भी आ गया, वो भी कट हो गया। झालावाड़ भी कट हो गया, लेकिन दौसा नहीं आता है। यानी दौसा हड़ौती के पठोर के अंदर नहीं सम्मिलित होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुछ क्वेश्चन को आप मतलब कि ट्रिक से भी याद करने की कोशिश कीजिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल के लिए वरदान होती है? यानी जो राजस्थान में जो मावठ वर्षा होती है ना, जो सर्दियों की बारिश होती है, इसको मावठ कहा जाता है। यानी इस टाइम जो बारिश होती है, इसे मावठ का नाम दिया गया है। ये किस फसल के लिए वरदान होती है? सरसों, चना, गेहूं फसलें। अब बताइए किसकी फसल होती है? सरसों, गेहूं, चना, ये होती है रवि की फसल। यानी रवि की फसल के लिए मावठ स्पेशल होती है। इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? गेहूं। यानी हमारा फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। क्लियर? ये तो इस टाइम पे बोते भी नहीं है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 57। ये किस प्रकार से आएगा? मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियां का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? यानी राजस्थान के अंदर बीड़ी भी बनाई जाती है, तो बीड़ी बनाने के लिए कौन से वृक्ष की पत्तियों का यूज किया जाता है? क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा? तेंदू। तेंदू वृक्ष की पत्तियों का यूज किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। बताइए आप सभी को पता था कि बीड़ी बनाने के लिए तेंदू वृक्ष की पत्तियों का यूज किया जाता है? और इसमें स्पेशल बात ये आती है, इसका जो संग्रहण होता है वो अप्रैल से लेकर जून के बीच में किया जाता है। यानी अप्रैल, मई, जून 3 महीनों में इनके पत्ते बीने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में इनके पत्तों का यूज नहीं होता है, बारिश में गीला और सर्दी में सूख जाते हैं। फिर यानी तेंदू के वृक्ष का यूज किया जाता है बीड़ी बनाने में। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 58। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? यानी आपने सुना होगा, जो साइबेरियन सारस होते हैं वो सर्दियों के मौसम में आते हैं, क्योंकि ये सबको पता होती है। जो साइबेरियन सारस होते हैं वो सर्दी की ऋतु में आते हैं। क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं, सर्दी की ऋतु में राजस्थान में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वो अपने आप को बेहतर स्थिति में तलाश करते करते वो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आते हैं। इसके अंदर आते पूछे तो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर ये आते हैं। यानी ये एक ऐसा सॉरी, ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आप यहाँ पर 230 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। यानी जो राजस्थान का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर 230 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर मतलब कि जैसे कि गुड फ्राइडे को पक्षी मतलब करते हैं, मतलब ऐसे ठंडे खून वाले जानवर, मतलब हर तरह के जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी ऐसे जानवर जो और कहीं सेफ फील नहीं करते, वो सब जानवर आपको यहाँ मिलेंगे। यानी जो साइबेरियन सारस होता है वो बेस्ट मतलब अपने आप को कंडीशन में ढालने के लिए इस उद्यान के अंदर आता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 59। ये किस प्रकार से आएगा? किस
किस स्थल को धार्मिक शासक मिलिंडर के 16 सिक्कों में प्राप्त हुए थे? यानी किस स्थल के ऊपर शासक मिलिंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो कहाँ पर प्राप्त हुए थे? राजा मिलिंडर के 16 सिक्के तो कहाँ से हुए थे? बैराट के अंदर, यानी राजस्थान के बैराट में 16 सिक्के प्राप्त हुए थे, जो कि जो होता है मौर्य साम्राज्य, उसका एक हिस्सा था। यानी जो बैराठ है वो एक पुरातात्विक हिस्सा था, यानी जो कि बैराठ में तीसरी शताब्दी में एक ना ईसा बौद्ध चैत्य का हुआ था। क्लियर? यानी बैराठ के सम्राट अशोक बौद्ध मठ के लकड़ी के मंदिर में तो रॉक एडिक्स का खंडहर भी यहाँ पर बना हुआ है। और जम्मू और कश्मीर के राज्य में अंकुर शहर में कई होते हैं जो प्राचीन विराट माने जाते हैं, जैसे ही एक बैराठ होता है। अब अपना टॉपिक क्या था? राजा मिनांडर के 16 सिक्के तो बैराठ के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार से आता है, क्रांतिकारी जिस महंत को प्यारे लाल की हत्याकांड में सजा मिली थी। यानी ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने, एक महंत जी थे, प्यारे लाल की हत्याकांड में सजा मिली थी, तो कौन से थे? वो आ जाएंगे फ्रेंड्स, केसरी सिंह बारठ। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो प्यारेलाल नाम का एक साधु था जिनकी हत्या की सजा इनको मिली गई थी। क्यों मिली गई थी? क्योंकि इन्होंने एक तो मतलब कि हत्या की थी, मतलब एक इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब कि बगावत की थी, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे थे। केंद्र सरकार ने तख्ता पलट करने की संरचना मतलब कि षड्यंत्र वो इनके रचने का आरोप लगा। और ब्रिटिश सरकार के स्वामी भक्ति को खंडित करने के लिए भी इनका आरोप लगे थे, यानी टोटल इनके ऊपर 4 लगे थे। एक तो प्यारेलाल साधु की हत्या का, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का, और केंद्र सरकार का तख्ता पलट का, और ब्रिटिश सरकार का स्वामी भक्त को खंडित करने का। क्लियर हो गया? जिनकी वजह से 20 साल की सख्त सजा इनको दी गई थी केसरी सिंह बारठ को। क्लियर? अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बताऊं तो इनका जन्म बात की जाए तो 21 नवंबर को कब हुआ था? शाहपुरा के पास हुआ था, जो कि देवपुरा होता है शाहपुरा के पास। 1872 में इनका जन्म हुआ। वे बारठ परिवार के मुखिया थे और 1910 में इन्हें वीर भारत सभा की स्थापना की थी। क्लियर? आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।